नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, जिनको लेकर खबर है कि इन्होंने जमानत याचिका जो है वो दायर की है सीबीआई कोर्ट में और इनकी जमानत याचिका पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया जो है इनको आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का जो पद था इनके पास, उन्होंने वो छोड़ा था और ये एक बड़ा मामला जो है तभी से बना हुआ है। और अब जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो कल दोपहर इनकी होगी और ये सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका अब इनकी तरफ से दायर की गई है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए और क्या जानकारी इसको लेकर। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी 5 दिन के रिमांड पर हैं और कल सीबीआई को उन्हें 2 बजे के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। अभी सीबीआई ये साफ नहीं है कि सीबीआई क्या उनकी फर्दर रिमांड लेगी या फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी। लेकिन उसके पहले ही मनीष सिसोदिया की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में जो विशेष सीबीआई कोर्ट है वहां पर जो बेल एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी गई है। इस एप्लीकेशन पर कल सुनवाई होगी, लेकिन कल ये डिपेंड करेगा कि अगर सीबीआई उनकी पुलिस कस्टडी मांगती है और दिनों की पूछताछ के लिए, तो फिर उनको बेल मिल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो रिमांड पर जाते हैं तो फिर कोर्ट जो बेल एप्लीकेशन है उस पर शायद सुनवाई ना करे। लेकिन अगर सीबीआई जुडिशियल कस्टडी की मांग करती है तो हो सकता है कि जो कोर्ट है वो बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करे और उसके बाद उनको राहत क्या ये भी देखना होगा कि राहत उनको मिल पाती है नहीं मिल पाती है। लेकिन कल का दिन काफी अहम रहेगा, क्योंकि सीबीआई कल 5 दिन की रिमांड के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और वहीं पर सीबीआई ने अब तक जो जांच की इस केस में उसके जो फैक्ट्स हैं वो रखेगी और वहीं जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से जो बेल है उसको लेकर जो बेल एप्लीकेशन है वो फाइल की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो कल सीबीआई को जो रिमांड मिली है इनकी, उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी बीच सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका भी इन्होंने दायर की है मनीष सिसोदिया की तरफ से। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ इस मामले में होता है। कल का दिन बहुत अहम इनके लिए जो है वो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात यहां पर करते हैं कर्नाटक की। बीजेपी विधायक के बेटे को रिश्वत लेते हुए यहां पर पकड़ा गया है। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है, जहां पर लोकायुक्त अधिकारियों ने बीजेपी विधायक एम वीरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते हुए कल गिरफ्तार किया है। उसके घर पर भी लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की और उसके घर से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त टीम ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंटेंट प्रशांत कुमार को केएसडीएल यानी कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के दफ्तर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके घर पर भी छापेमारी की गई, जहां से करोड़ों कैश बरामद किया गया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने रिश्वत के तौर पर 80 लाख रुपए की मांग की थी। प्रशांत के पास से कल 3 बैग में 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। प्रशांत एक ठेकेदार से घूस लेते हुए पकड़ा गया और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच बीजेपी विधायक ने कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो कर्नाटक का लोकायुक्त बीएस पाटिल का इस पर क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी निहाल ने। The complainant came and filed the complaint saying that such and such a demand is being made, illegal demand is being made, and therefore please take action. Then our police wing arranged for a trap, and trap has been successfully conducted, and a huge amount of money has been recovered. 5 persons have been taken into custody. They are produced before the court, and investigation is on. As and when the investigation reveals involvement of any others, so actually action will be taken against those who are involved. Sir, last question, sir. What was the role of the BJP MLA? No, whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved in the incident of demand and accepted demand, so they have been taken into custody. If there are anybody else who are involved in this episode, that will be shown in the course of investigation. Because it was chairman's office where the trap was laid. No, whoever is the owner of that office or occupier of the office, whoever has made a demand, actually we have taken into custody 5 persons. One is that Prashant, and another is his accountant, and 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody.
That office is searched and the residence is searched, amount is recovered. The rest of it is matter of investigation. We will not predict anything now. We will wait for the investigation. Any pressure from the government? No, no question of any pressure, and you need not have to. That question itself is totally irrelevant. आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक के सीएम और कांग्रेस का इस मामले में क्या कहना है। ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ, ಸತ್ಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ, ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು, 59 ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ACB ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. लोकायुक्त अपॉइंटेड है, लोकायुक्त के लोग की वो ये सब किए हैं. तो देखो, सच्चाई को मानने का मोदी जी सीखना चाहिए. ये नहीं कि कभी भी छोटी सी बात को लेकर खरगे जी का अपमान हुआ, फलाना ये हुआ, छतरी नहीं पकड़े, मेरी टोपी सफेद थी, किसी की टोपी अलग थी, ये ऐसी बातें जो बोलना एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता. हमारे सहयोगी निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते ज़्यादा जानकारी के लिए। निहाल, 40 लाख रुपए लेते हुए और 6 करोड़ रुपए करीब कैश बरामद किया गया है और एक बड़ा मामला यहाँ पर ये हो गया है। इसको जरा आप समझाइए, क्या क्या वहां पर हुआ है और ये किस काम के लिए जो है रिश्वत यहाँ पर ले रहे थे। देखिए, पहली बात यह है कि 6 करोड़ रुपए घर से बरामद किए गए और लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास दफ्तर से, तो कुल मिलाकर के 8 करोड़ से ऊपर की बरामदगी हुई है। ये मैसूर संदल एंड सोप लिमिटेड के चेयरमैन के पद पर थे और उनके बेटे प्रशांत, जिनको गिरफ्तार किया गया 40 लाख रुपए रिश्वत के साथ। लोकायुक्ता की तरफ से जो अभी प्रेस रिलीज आई है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अपने पिता की तरफ से, पिता के लिए वो रिश्वत मांग रहे थे और ये जो रिश्वत जो जब्त की गई है वो उसी सिलसिले में दी गई थी। अब यहाँ पर एक बड़ा ड्रामेटिक टर्न आता है। वो आता ये कि जब ट्रैप किया गया लोकायुक्त की तरफ से और जब वहां पर रेड पड़ रही थी तो एक जो कॉन्ट्रैक्टर था वो 41 लाख रुपए लेके आया था प्रशांत को देने के लिए, जिसके साथ प्रशांत को गिरफ्तार किया गया। ये सब बहुत ही गोपनीय ढंग से हो रहा था। बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो पता नहीं चल पाया, शायद जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर थे जो रिश्वत लेके आए थे उनको, कि यहाँ अंदर लोकायुक्त की रेड चल रही है। तो 2 और कॉन्ट्रैक्टर बाद में आ गए, तो कुल मिला के 3 कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अब ये बाकी के जो 2 कॉन्ट्रैक्टर बाद में आए उनके पास भी काफी रुपए थे। कहते हैं कि एक के पास 60 लाख रुपए के आसपास थे, एक के पास 40 लाख रुपए के आसपास थे, यानी बाकी जो 2 कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। इसीलिए लोकायुक्त यह कह रहे थे कि कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत, उनके अकाउंटेंट और साथ ही साथ वो 3 लोग जो वहां पर रिश्वत देने के लिए आए थे। तो कुल मिलाकर के 8 करोड़ रुपए से ऊपर की जब्ती हुई है, जो कि नगद है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि बहुत सारे वैल्यूबल वहां से जब्त किए गए हैं, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं जिसके बारे में अभी उसकी तफ्तीश चल रही है। बाद में इस बारे में स्थिति साफ होगी। इसके फौरन बाद या उन्होंने चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बीजेपी विधायक है वो। और यहाँ पर असेंबली पोल्स होने वाले हैं, अमित शाह, उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लिए मुश्किलें अब इस मामले के बाद काफी बढ़ गई हैं। पहले ही जो वहां पर कांग्रेस है वो निशाना उन पर साधती रही है और अब यहाँ पर इस मामले के सामने आने के बाद जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने KSDL के बोर्ड से इस्तीफा भी दे दिया है। शुक्रिया फिलहाल निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताएं कि उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और आज फिर से प्रशासन का बुलडोजर वहां पर चल रहा है। और इसके पहले भी कल यहां पर सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला था। प्रशासन का इसको लेकर कहना है कि नक्शा पास ना होने से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर
एक्शन में नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जो है की जा रही है। हमारे सहयोगी अजय सिंह जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अजय, बताइए आज की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आज जो ये कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि माशूक उद्दीन जो है वो जो कहा जा रहा है कि माशूक उद्दीन के ऊपर ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो उनके बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं, कि अतीक के बहुत नजदीकी माने जाते रहे। और ये भी उनके ऊपर एक वो था कि जो फंडिंग का काम है, जो पैसे फंड का काम है, वो जो है वो ये करते थे, पैसा फंडिंग वगैरह और इस तरीके के उनके ऊपर है। और तकरीबन अलग अलग जगहों पर कुछ उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज है इन तमाम बातों को लेकर के। ये उनके नजदीकी होने की वजह से इस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। और FIR में भले इनका नाम नहीं है, लेकिन इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के बाद सरकार की जो मंशा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद का जो एक नेक्सस है, जो स्लीपर सेल भी, जो आप अगर एक तरीके से कह लीजिए कि उनके जो करीबी हैं, जो नजदीकी हैं, उन लोगों को भी उनके जो हर तरह से रसद पानी बंद करने की एक जो बात आप कह सकते हैं, उस तरीके की ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी जो मकान गिरा था उसमें ये था कि उनका किराए पर रहती थी उनकी पत्नी वगैरह, उस मकान में किराए पर रहती थी, उनके बेहद नजदीकी थी और ये भी बहुत नजदीकी है, उनके फंडिंग की बात नजर आ रही है। तो पुलिस ये मंशा बना चुकी है कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो उनके मकान के नक्शा न पास होने को लेकर के, अवैध को लेकर के प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये एक तरीके का काम कर रही है, लेकिन उसका संदेश बुलडोजर का कुछ और जा रहा है। और जी, शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गहने पहने एक महिला की तस्वीर जो है वो काफी वायरल हो रही है। और ये तस्वीर है विजय प्रिया की, जो खुद को भगोड़े नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा की राजदूत बताती है। खुद नित्यानंद ने जब उसकी तस्वीर जो है वो ट्वीट करके जानकारी दी तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये आखिर एक काल्पनिक देश की सदस्य संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंच गई है, और इसको लेकर जो है काफी चर्चा भी हुई कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पर कैसे यहाँ तक जो है वो पहुंची। और ये भी आप जानिए कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसको लेकर जो है इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल ये जो आप महिला को देख रहे हैं, यूएन में ये पहुंची हैं और ये जेनेवा यूएन की बैठक में नित्यानंद की प्रतिनिधि, इन्होंने अपने आप को बताया, नित्यानंद की प्रतिनिधि विजय प्रिया के यूएन में घुसने पर इसके बाद बवाल हुआ। जब ये तस्वीरें सामने आई, नित्यानंद के काल्पनिक कैलासा देश का प्रतिनिधित्व जो है वो इन्होंने यहाँ पर किया और खुद को यूएस के, जो कि कैलासा इनका देश है, उसका यूएन में स्थायी राजदूत इनकी तरफ से बताया गया। यूएन की बैठक में विजय प्रिया ने पर्चे बांटे, भाषण दिया और इसको लेकर आर्थिक सामाजिक अधिकारों पर जो है बैठक ये बुलाई गई थी, जहां पर ये पहुंची। अब बैठक में गलत एंट्री करने पर यूएन ने जो है वो सफाई भी दी है। यूएन का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। यूएन के मुताबिक कैलासा की दलील अप्रासंगिक है, अंतिम मसौदे में इसको शामिल नहीं किया गया और साथ ही ये भी कि काल्पनिक देश के बयान को नजरअंदाज वो करेंगे, यूएन की तरफ से ये कहा गया। मंजू सेठ हमारे साथ जो है वो जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा करते हैं, पूर्व राजनयिक हैं वो। मंजू जी, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि आखिर ये वहां तक पहुंची कैसे? एक्चुअली अगर आप यूएन की मीटिंग्स जो होती हैं इस किस्म की, उसमें एक पब्लिक वो भी होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन एनजीओज वगैरह का, जिसमें वो रजिस्टर करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये यूएन की फॉर्मल वो मीटिंग नहीं होती, एक पब्लिक वाली मीटिंग होती है। उसमें आए थे, मुझे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, और उसमें उन्होंने अपना व्यूज बयान किया। और जैसे फिक्टिशियस कंट्री है, सब कुछ ही वर्चुअल है, मनगढ़ंत जिसे कहते हैं, और इसलिए और यूएन ने भी इसलिए सब क्लैरिफाई कर दिया है कि इसकी हम कोई इसको ना रिकग्निशन देते हैं ना कोई इसको महत्व देते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे और इस पे करके अपना बखान कर दिया है, उसको स्प्रेड कर दिया है कि मैं एम्बेसडर हूँ और मैं वो हूँ, बट ऐसे तो इट्स ऑल वर्चुअल वर्ल्ड है ये एक्चुअली। और उन्होंने अपने आप को जो सेल्फ स्टाइल सो कॉल्ड गॉडमैन थे नित्यानंद जी, उन्होंने भी अपना भाग गए हैं यहाँ, जो उनके अगेंस्ट केसेस थे उनको फेस करने के बजाय नॉन बेलेबल वार्डन्स हैं उनके अगेंस्ट इंडिया में, तो चले गए हैं बाहर और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हम वहां पे कुछ ना कहीं अपनी एक
रियल कंट्री भी इस्टेब्लिश करें, जिसमें अभी तक वो शायद कामयाब नहीं हुए, और एक कंट्री हो, अपने आप को कंट्री बोलने के लिए और इस टाइप का रिप्रेजेंट कोई कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो वो ये बिल्कुल नहीं मीट करते हैं। तो फिजिकल कोई जगह है ना कुछ है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि वो आई थिंक जो क्या नाम था इनका, नित्यानंद विजय प्रिया जो हैं, विजय प्रिया जी हैं जो कह रही मैं एम्बेसडर हूँ, इनकी शायद फोटोग्राफ्स ऐसी अट्रैक्टिव थी या क्या कह लें, तो उन्होंने इतनी पोस्ट की हैं सब जगह, तो वो वायरल हो गई हैं कि अच्छा वहां पहुंच गए और इंडिया को क्रिटिसाइज किया वहां उन्होंने। नहीं, यहाँ पर मंजू जी एक सवाल ये भी है ना कि ये स्थायी राजदूत अपने आप को यूएन में बताती हैं, क्या यूएन में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है? वहां जो लोग आते हैं उनको जाहिर है देखा जाता होगा, इन्वाइट ही होते होंगे, ऐसे कोई किस तरह से वहां पर पहुंच सकता है? नहीं, यूएन जैसे मैंने कहा एक पब्लिक मीटिंग थी यूएन के, उसमें यूएन की मीटिंग्स में ना जो होती हैं उसमें एक पब्लिक कंसल्टेशन का भी होता है और एनजीओ वगैरह रजिस्टर करके आ सकते हैं। और उसके बाद वहां आने के बाद वो कुछ भी बोले कि मैं एम्बेसडर हूँ, मैं परमानेंट वो हूँ, अब वो तो अपने तरफ से ना, यूएन ने तो कोई उनको रिकग्निशन नहीं दिया है और यूएन देता भी नहीं है ऐसे केसेस में, क्योंकि ना वो कंट्री है, वर्चुअल वर्ल्ड है, माइक्रोनेशन जिसे कहते हैं, एक डेफिनेशन में पढ़ रही थी, इसके तहत इसको माना जाएगा। तो उसमें कोई पब्लिक, कोई यूएन कोई फॉर्मल इसको रिकग्नाइज नहीं करता, इसीलिए उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं और रेलेवेंट भी नहीं था उनके सब्जेक्ट पे जो वो डिस्कशन चल रही थी। तो क्वाइट ऑफन एनजीओज वगैरह रजिस्टर करके मीटिंग्स में आते हैं, अपना वक्तव्य करते हैं और सब अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वो यूएन उसको कोई भी महत्व और कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है नॉर्मली इस टाइप के केसेस में, और वही हो रहा है, हम देख रहे हैं जी। और एक दर्शकों के लिए और आप थोड़ा समझाइए मंजू जी इसको कि वहां जो लोग पहुंचते हैं वो किस बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक्स जो है इनकी चर्चा होती है, क्योंकि ये वहां पर पहुंची, इन्होंने जो बातें की वो भी काफी चर्चा में है। हाँ, नहीं एक्चुअली एक जहां तक मेरी जानकारी है, पब्लिक फोरम जो कि मीटिंग होती है वो आके उस मुद्दे पे ही बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन इन्होंने जो भी बोल दिया उस वक्त तो कोई उनका मुंह जाके रोक नहीं पाया, आई थिंक उनको कुछ बोल नहीं सके, लेकिन नॉर्मली एक एजेंडा आइटम के ऊपर ही बोलते हैं सब, क्योंकि एक ये फोरम है सुनवाई देने का टू सिविल सोसाइटी हर एक कंट्री की। एक तो ऑफिशियल जो अंदर सरकारी मीटिंग्स चलती हैं एक लेवल पे, फिर ये इनका दूसरा एक लेवल होता है पब्लिक सॉर्ट ऑफ हियरिंग और पब्लिक व्यूज इनवाइट करने का एजेंडा आइटम्स पे। तो कायदे से उनको उसी एजेंडा आइटम पे ही बात करनी चाहिए जो उसमें कंसिडर किए जा रहे थे उस पर्टिकुलर मीटिंग में। लेकिन अगर वहां कोई जाके कुछ और अपना बोले तो वो सिर्फ उसके रिमार्क्स को कैंसिल ही कर सकते, बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। और इस पर रिकॉग्नाइज नहीं जी दे रहे हैं जी। और इस पर हमें भारत को कुछ कहने या करने की जरूरत आप समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि ये फ्यूजिटिव है, इनको इंडिया वापस लाया जाए, बस यही कह सकते हैं। और कोई हमारा कोई ऑफिशियल मुझे लगता नहीं कोई स्टैंड होना चाहिए, कोई मतलब कोई अगर यूएन कोई रिकग्निशन देता है उनको या खुद ही अपना वो की है, क्या कहते हैं, पब्लिसिटी की है कि हमारे वहाँ पे यूएन एम्बेसडर हैं और ये कहा है ये कहा है, तो मुझे लगता नहीं कोई भी इसको ऑफिशियली कोई रिएक्शन की जरूरत है। शुक्रिया जी शुक्रिया मंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले को समझाने के लिए कि आखिर कैसे ये यहाँ पर पहुंची और जो बातें जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई इनके यहाँ पहुंचने के बाद वो काफ़ी चर्चा में रही। यूएन की बैठक में नित्यानंद की प्रतिनिधि जो है वो घुसी थी एक तरह से और उनकी तस्वीर सामने आई थी जो कि नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा का प्रतिनिधित्व इनकी तरफ से वहाँ पर किया गया, ऐसा इन्होंने वहाँ जाकर बताया और ख़ुद को यूएन में स्थायी राजदूत अपनी तरफ से बताया गया। हालांकि आप देखिए इस पर कि यूएन ने साफ किया कि कैलासा की दलील जो है वो अप्रासंगिक है और अंतिम मसौदे में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। और ये यहाँ पर आप देखिए कि आखिर नित्यानंद भी कौन है ये भी आपको बता देते हैं, जिसको लेकर ये इतना मामला बड़ा है। नित्यानंद पर महिला श्रद्धालु से रेप का आरोप लगा था और महिला श्रद्धालु ने 2010 में रेप करने का आरोप इस पर लगाया था और कुछ दिन की गिरफ्तारी के बाद ये जमानत पर रिहा हो गया था और 2018 में केस की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी। ये आप
देख सकते हैं इनके बारे में। और 2019 में इन्होंने भारत छोड़ा और इससे पहले एक और एफआईआर भी इन पर दर्ज हुई, जिस एफआईआर में कई बच्चों के अपहरण का आरोप जो है वो लगा, किडनैप बच्चों को गुजरात के आश्रम में कैद करने का आरोप इन पर लगा और भारत में नित्यानंद पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 2019 में इक्वाडोर से सटे एक द्वीप को कैलासा देश जो है वो घोषित किया गया और इसी कैलासा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है यहाँ पर इनकी तरफ से ये महिला पहुंची थी वहाँ पर, जिन्होंने अपने आप को वहाँ पर कैलासा का प्रतिनिधित्व जो है एक तरह से बताकर पेश किया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर आपको फिल्म एक्टर अरशद वारसी से जुड़ी हुई बताते हैं। दरअसल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और 43 लोगों को शेयर बाजार में ट्रेड करने से बैन कर दिया है और इस इल्जाम में कि इन लोगों ने दो कंपनियों के शेयर्स के प्राइस जो है वो गलत तरीके से बढ़ाए और उससे जो है फायदा इन्होंने कमाया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको और विस्तार से जानते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। हमारे साथ प्रियांशी जुड़ गई हैं। प्रियांशी, बताइए इस पूरे मामले के बारे में, क्या हुआ है और क्यों सेबी ने जो है कदम उठाया? आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया गोरेटी और 43 और लोगों को शेयर बाजार में ट्रेड करने से बैन कर दिया है। अब ये क्यों हुआ है? इस इल्जाम पर कि इन लोगों ने दो कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस को गलत तरीके से बढ़ाने में साथ दिया और फिर इन बढ़े हुए दामों पर इन लोगों ने ये शेयर्स बेच दिए, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा हुआ। ये पूरी कहानी अब समझते हैं कि ये शुरू कहां से हुई। सेबी ने कहा है कि एक वीडियो क्रिएटर मनीष मिश्रा ने YouTube पर गुमराह करने के लिए कुछ वीडियोस डाली ताकि देखने वाले लोग इन दो कंपनीज के शेयर खरीद लें। सेबी ने इस मामले की जांच अप्रैल से सितंबर में की पिछले साल और यह पाया कि दो YouTube चैनल्स मनी वाइज और दी एडवाइजर ने गलत जानकारी देने वाली वीडियोस YouTube पर डाली। अब इन वीडियोस का काफी प्रभाव है क्योंकि इन दोनों चैनल्स पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये 5 मिसलीडिंग या फेक वीडियोस 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी थी। अब ऐसा क्या फेक कंटेंट था इन वीडियोस में, ये जान लेते हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि एक स्क्रीनशॉट जो सेबी ने डाला है अपनी रिपोर्ट में, उसमें एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो वीडियो डिलीट हो चुकी है। उसमें यह दिखता है कि क्रिएटर्स कह रहे हैं कि शेयर का प्राइस फिलहाल 20 रुपए के आसपास है और यह बढ़कर 340 रुपए हो जाएगा। ऐसा वो लोगों को कह रहे हैं ताकि लोग सुनकर काफी जाहिर सी बात है कि वो पैसे कमाने के लिए इसमें पैसा डाल देंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने इसका विश्वास करके ये शेयर्स खरीद लिए और इसलिए ये वीडियोस अपलोड होने के बाद ही इन शेयर्स की वैल्यू दुगना हो गई। जुलाई में 12 रुपए का ये शेयर था और अगस्त में जाकर ये शेयर करीब 30 रुपए के आसपास पहुंच गया। अब सेबी कहता है कि अरशद वारसी और उनकी बीवी जो हैं और जो लोग मेंशन्ड हैं, उन्होंने ये वीडियोस अपलोड होने से पहले ये शेयर्स खरीदे और जब वीडियोस अपलोड हो गई तब उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए मुनाफा कमाने के लिए। सेबी कहता है कि अरशद वारसी ने इससे करीब 30 लाख का मुनाफा कमाया और उनकी बीवी ने इससे करीब 37 लाख का मुनाफा कमाया। अब सेबी के पास अरशद वारसी के खिलाफ सबूत क्या है, ये जान लेते हैं। वो कहते हैं कि अरशद वारसी इन वीडियोस के क्रिएटर मनीष मिश्रा, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उनसे जुड़े थे और इन दोनों के बीच 2 फोन पर कॉल्स भी हुई थी। ये दिखाती हैं कि ये दोनों जुड़े हुए थे। अब अरशद वारसी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि आप ये सब बिल्कुल ना माने, मुझे और मेरी बीवी को स्टॉक्स की कोई जानकारी ही नहीं है, वो तो हमें किसी ने सुझाव दिया था और हमने इस शेयर में पैसा डाल दिया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं। और बाकी सब की तरह हमारा पैसा भी डूब गया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं। तो अरशद वारसी का ये कहना है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, पर इस पूरी कहानी से हम सबके लिए एक जरूरी सबक निकल के आता है कि अपनी मेहनत से कमाया पैसा सिर्फ किसी सुझाव या किसी सोशल मीडिया वीडियो के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की जानकारी और रिसर्च के बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए ताकि आप इस तरह से ना फंसें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड में हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बड़ी तादाद में नेताओं के फोन में पेगासस था और उन्होंने दावा किया कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। उन्हें फोन पर संभल कर बातचीत करने की सलाह दी गई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग एक दबाव महसूस कर रहे हैं।
विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के बेबुनियादी केस किए जा रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश जारी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर भी कई तरह के केस किए गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और साथ ही मीडिया पर किस तरह से कब्जा किया गया ये भी उन्होंने कहा। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. उधर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से विदेशी धरती पर रोने धोने का काम करते हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। उधर राहुल गांधी के इस बयान पर कई और प्रतिक्रियाएं भी आई। राहुल के बयान के बाद कई और विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। पेगासस और नो पेगासस, फोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं। माफ कीजिएगा, तो फोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कई जो भाजपा के भी मित्र हैं मुझसे सिग्नल पे बात करना चाहते हैं। नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करूंगा, समझते नहीं हो यार, टैपिंग चलती है। ये हकीकत है, हकीकत स्वीकारिए। अथॉरिटेरियन स्टेट के सारे फीचर्स हैं। आप जिस सरकार के मंत्री हैं और लोग इस बात को समझते हैं, किसकी सुई कहां अटकी है ना, आने वाला दिन लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है। नहीं, ये तो आमतौर पे भी होता है। सर, आप लोग भी फोन आप फोन कीजिए, पता चलेगा। अभी बंद किया गया है, उन्होंने कुछ नहीं हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत जो है वो 17 मार्च तक बढ़ाई है और एफआईआर जोड़ने की याचिका पर 17 मार्च को अब कोर्ट सुनवाई करेगा। पवन खेड़ा पर पीएम के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए और क्या कुछ आज हुआ कोर्ट में? जी देखिए, कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी और असम की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेंगे। और वहीं हलफनामों में असम सरकार ने सीधे तौर पर जमानत को रद्द करने की मांग की है कि उनको अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 2 बड़े ग्राउंड दिए हैं। पहली बार कहा है उन्होंने कि कोई भी माफी या खेद नहीं जताया गया था पवन खेड़ा की तरफ से। वो उनके वकील ने अदालत में जरूर कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांगी, लेकिन पवन खेड़ा ने कोई इस मामले में माफी नहीं मांगी। पहली बात ये उनकी एक रणनीति थी अदालत से संरक्षण पाने की। और दूसरी ये बात कही है कि पवन खेड़ा ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, एक अपराध किया है और अपराध में
माफी नहीं होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आगे कार्रवाई होती है कानून की, जो कानून की अदालत में होती है। इसलिए उनको इस तरह के अंतरिम संरक्षण उनको नहीं दिया जाना चाहिए, उनसे अंतरिम संरक्षण वापस लिया जाए, अंतरिम जमानत का आदेश वापस लिया जाए और उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत में जाकर, ट्रायल कोर्ट में जाकर अपनी जो भी कार्रवाई है, जो भी उपाय है, वो उपाय उनको अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो एक अहम जवाब यहाँ पर दाखिल हुए हैं। 17 मार्च को एक अगली सुनवाई होगी, उसमें सब ये तय होगा। असम पुलिस ने जो एफआईआर एक जगह करने की जो मांग की है पवनखेड़ा कि उसका भी विरोध किया और कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये फिट केस नहीं है जिसमें एफआईआर एक जगह की जाए और मामले की जांच चल रही है। लिहाजा अदालत को, एजेंसी को, पुलिस को इस आपराधिक जो मामला है उसकी जांच आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में कि वो अपने मामले की जांच आगे बढ़ाए। असम पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जो भी उन्होंने कहा था वो एक आपराधिक मामला बनता है। किस तरीके से जो उन्होंने कहा था, माहौल खराब करने की कोशिश की थी और ये पूरी तरह ग्राउंड बनता है आपराधिक मामले का और उनके पास ये दिखाने के लिए सबूत हैं। तो लिहाजा 17 मार्च को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है। शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो इस तरह से कांग्रेस नेता हैं पवन खेड़ा, इनके बयान को लेकर जो एक मामला ये पूरा बना था उसमें एक राहत यहाँ पर मिली है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर पवन खेड़ा की जो अंतरिम जमानत है उसको 17 मार्च तक जो है बढ़ाया गया है कोर्ट की तरफ से। और एफआईआर जो जोड़ने की याचिका थी, जो अलग अलग जगह पर एफआईआर इनके नाम पे दर्ज थी, उनको जोड़ने की जो याचिका थी उस पर 17 मार्च को ही सुनवाई होगी। और पवन खेड़ा पर पीएम के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का ये जो है आरोप यहाँ पर लगा था, जिसके बाद से मामला पूरा जो है संज्ञान में आया था। आज बिहार विधानसभा में कथित रूप से तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई का मामला फिर से बीजेपी ने उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वहां के पुलिस महानिदेशक के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी इस मामले की जांच कराने की चुनौती दे डाली। बीजेपी लगातार वहां पर जांच टीम भेजने की मांग कर रही है। दरअसल कुछ यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या और उनके साथ मारपीट की भ्रामक खबरें दिखाए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और इस खबर को लेकर पहले ही तमिलनाडु सरकार की तरफ से सफाई आ चुकी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति के तहत इस मुद्दे को हवा दे रही है। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। 2 वीडियो पोस्ट किए गए, जिस वीडियो का शायद हो सकता है आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी। कोयंबटूर का वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय, ये डीजीपी का बयान है और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सतर्कता जो है की गई है। जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं, पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयंबटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो।
उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने दोनों परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो जीप में मिले थे और दोनों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि गोरक्षकों ने उन्हें अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। परिवार में मैंने बात करी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे समाज ने, पूरी कौम ने। जिस शुरू में परिवार वालों के दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है, पर फिर भी जो जिस प्रकार से उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम पे विश्वास किया सरकार पर, मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे। हम लोग पूरे अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे। तो इसी के साथ आज के सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।